नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और इजराइल की कहानी सिर्फ जंग, मिसाइल और धमकियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देश कभी एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पर कुछ सियासी चालों ने इन दोनों देशों को एक दूसरे का कट्टर दुश्मन बना दिया। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे ये दोनों देश, जो एक दूसरे के कभी सबसे बड़े एलाई हुआ करते थे, आज कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में अगर कोई सबसे अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस राइवलरी है तो वो है ईरान और इजराइल की। इन दोनों देशों के बीच मिसाइल्स, ड्रोन्स और थ्रेट ये रोज की बात हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी ये दोनों देश एक दूसरे से इतने क्लोज थे कि इजराइल अपनी ज़रूरत का 40% ऑयल ईरान से ही इंपोर्ट करता था। सवाल ये आता है कि फिर कैसे ये दोस्ती अचानक कट्टर दुश्मनी में बदल गई और क्या वजह है कि आज दोनों एक दूसरे को मिटा देने की कस्में खाए बैठे हैं। तो ये सब जानने से पहले हम थोड़ा सा जियोग्राफी को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इजराइल और ईरान दोनों वेस्ट एशिया में हैं, लेकिन इनका कोई सीधा बॉर्डर नहीं है। इनके बीच में सीरिया और इराक जैसी कंट्रीज हैं, यानी फिजिकल डिस्टेंस बहुत है। फिर भी इनकी दुश्मनी इतनी इंटेंस क्यों है? तो इसका जवाब छुपा है हिस्ट्री के कुछ ऐसे चैप्टर्स में जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। बात शुरू होती है वर्ल्ड वार फर्स्ट से, जब ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इटली एक तरफ थे और जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया दूसरी तरफ। इस जंग में ब्रिटेन और फ्रांस की कॉलोनियल पॉलिटिक्स ने मिडल ईस्ट का पूरा फ्यूचर चेंज कर दिया। आप सोच के देखो, वर्ल्ड वार चल रहा था यूरोप में, लेकिन नक्शा बदल रहा था मिडल ईस्ट का। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान 3 बड़े एग्रीमेंट हुए, जिसमें से पहला था साइक पिकॉट एग्रीमेंट, दूसरा था हैसमाइट एग्रीमेंट और तीसरा, जो इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, वो था बालफोर डिक्लेरेशन। अब इन एग्रीमेंट्स ने मिडल ईस्ट को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और यूरोप का, आप सोचो उस वक्त क्या पावर थी कि ये लोग वर्ल्ड वार लड़ रहे थे, लेकिन ये आपस में मिडल ईस्ट को ऐसे बांट रहे थे जैसे बच्चे खिलौने बांटते हैं। सीरिया और लेबनान को फ्रांस ने रख लिया, इराक, सऊदी, ब्रिटेन के अंडर में चला गया और फलस्तीन, इसको इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में डाल दिया गया। लेकिन असली ट्विस्ट आया बालफोर डिक्लेरेशन से, क्योंकि ब्रिटेन ने इसमें वादा किया कि वो जो ज्यूइश लोग हैं उनको फलस्तीन में बसाएगा और एक नया होमलैंड देगा। अब इसके बाद हुआ ये कि यूरोप और बाकी दुनिया के यहूदी अब फलस्तीन को माइग्रेट करने लगे। अब इसकी वजह ये थी कि उस समय दुनिया में और खासकर यूरोप में यहूदियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ हो रही थी। वर्ल्ड वार 1 के बाद जैसे ही जर्मनी हारा, वहाँ यहूदियों के खिलाफ नफरत और बढ़ गई। हिटलर के राइज होने के साथ साथ ये नफरत और ख़तरनाक होते गई और हिटलर ने यहूदियों के साथ क्या किया, ये हम सबसे छिपा नहीं है। तो ये सब देखते हुए ज्यूइश कम्युनिटी ने अपनी सेफ्टी के लिए फ़लस्तीन में बसना शुरू कर दिया। अब ये सब 1-2 दिन में तो हुआ नहीं, 20-30 साल लग गए। पर प्रॉब्लम ये थी कि फ़लस्तीन में वहाँ की लोकल आबादी भी तो थी। अब वो लोग कहाँ जाते? तो जो यहूदी माइग्रेट करके फ़लस्तीन में गए थे और जो फ़लस्तीन के लोकल लोग थे, उनके बीच में टकराव बढ़ने लगा। इसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने बीच में दखल देते हुए फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक बना ज्यूइश स्टेट इजराइल और दूसरा था अरब स्टेट फ़लस्तीन। लेकिन यूनाइटेड नेशन के इस निर्णय को अरब कंट्रीज ने स्वीकार नहीं किया। ईरान ने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया और इजराइल के बनने के बाद ईरान ने यूनाइटेड नेशन में इसके खिलाफ वोट भी किया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। 1950 में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल ड्रामा हुआ। ईरान में मोहम्मद मोज़द्दक की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जिसने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। अब ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को पसंद नहीं आई, तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 ने मिलकर मोज़द्दक की सरकार को गिरा दिया और शाह रजा पहलवी को पावर में बिठा दिया। अब शाह पूरी तरीके से वेस्टर्न ब्लॉक के साथ हो गए। इजराइल को तुरंत रिकॉग्नाइज कर लिया, ऑयल एक्सपोर्ट शुरू किया और दोनों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन भी होने लगा। इजराइल ने ईरान को वेपन भी दिए, इंटेलिजेंस ट्रेनिंग दी और दोनों मिलकर USSR को मिडल ईस्ट से दूर रखने की प्लानिंग भी करने लगे। 1960-70 में तो रिलेशन इतने अच्छे थे कि ऑयल पाइपलाइन तक बना दी गई थी, जिससे ईरान का ऑयल डायरेक्ट इजराइल जाता था। लेकिन जैसा कि हर स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, ईरान में लोगों को शाह की पॉलिटिक्स और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस खटकने लगा। देश में इस्लामिक रिवॉल्यूशन की हवा चलने लगी और 1979 में आयतुल्लाह खमेनी की लीडरशिप में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और ईरान पूरी तरीके से इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और अब नैरेटिव पूरी तरीके से बदल चुका था। ईरान ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहना शुरू कर दिया। इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशन खत्म कर दिए गए और यहीं से दोनों के बीच सस्पिशन और हॉस्टिलिटी बढ़ती चली गई। ईरान ओपनली फ़लस्तीनियन ग्रुप को सपोर्ट करने लगा, यहाँ तक कि जो उसमें मिलिटेंट ग्रुप थे जैसे हमास और हिजबुल्लाह, उनको भी फंडिंग करने लगा, उनको भी सपोर्ट देने लगा। अब इजराइल को एक डर ये भी था कि कहीं ईरान उसके खिलाफ वेपन या टेक्नोलॉजी ना यूज़ करना शुरू कर दे, जो उसने खुद कभी ईरान को दिए थे। 1980 में जब ईरान और इराक में युद्ध हुआ था, तब भी इजराइल ने सीक्रेटली ईरान को वेपन सप्लाई किए थे, क्योंकि उस टाइम इराक दोनों के लिए खतरा था। लेकिन जब ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ तो इजराइल और ईरान के बीच में ट्रस्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया।
आज की डेट में ईरान ओपनली इसराइल की लेजिटिमेसी को चैलेंज करता है। वो ओपनली कहता है कि इसराइल की एग्जिस्टेंस ही गलत है और इसीलिए इसराइल को ये भी डर है कि ईरान कभी भी उसके ऊपर मिसाइल या न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। दोनों साइड अब प्रॉक्सीज के थ्रू एक दूसरे को डैमेज करने में लगे रहते हैं। ईरान जो है वो लेबनान, सीरिया, यमन और गाजा में अपने एलाइज के थ्रू इसराइल को घेरने की कोशिश करता है और इसराइल भी कोवर्ट ऑपरेशन और साइबर अटैक के जरिए ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की कोशिश करता है। इतिहास के इतने ट्विस्ट और टर्न के बाद आज की रियलिटी ये है कि दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े एनिमी बन चुके हैं और आज के टाइम पे तो ये यकीन करना भी मुश्किल होगा कि दोनों इतने क्लोज थे कि एक दूसरे के बिना उनका सर्वाइवल मुश्किल था और आज हालात ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे को मिटा देने की थ्रेट देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये राइवलरी कभी खत्म हो सकती है या फिर ये हॉस्टिलिटी मिडल ईस्ट को हमेशा इनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी। अब आप सोच के देखिए, अगर कॉलोनियल पावर्स ने मिडल ईस्ट को ऐसे डिवाइड नहीं किया होता तो शायद आज दुनिया कुछ और होती। और केवल मिडल ईस्ट ही क्यों, आप एशिया में देख लीजिए, अगर ब्रिटेन ने इंडिया और पाकिस्तान को ऐसे नहीं बांटा होता तो आज एशिया की भी तस्वीर कुछ और होती। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ईरान और इजराइल के बीच फिर से कभी ट्रस्ट बन सकता है या ये दुश्मनी हमेशा बनी रहेगी? आप लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।